Good evening, student. After a long time, I have come back with a new and very important topic, that is burden of proof. Burden of proof is mentioned in Indian Evidence Act under section 101. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ जो इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 101 में दी गई है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो बर्डन का मतलब होता है जिम्मेदारी, या उसे और सिंप्लीफाई करो तो इसका मतलब होता है लायबिलिटी। आमतौर पे जो हमारे घर में बोली जाती है बर्डन, उसी मीनिंग का मतलब, वही जो मीनिंग है, वही जो अर्थ है इस इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया है। जैसे कि हम आमतौर पे हम अपने घर पे बोलते हैं, जैसे बेटी की शादी करने की जिम्मेदारी, बेटी की शादी करने का बर्डन है, बच्चे की पढ़ाई की बर्डन है। तो यही सारे बर्डन इंडियन एविडेंस में इसी बर्डन जो अर्थ निकल के आता है, जो हमारे आम तौर पे यही बर्डन, यही मीनिंग इंडियन एविडेंस एक्ट में हमें पढ़ना है। तो आइए समझते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 101 के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ क्या कहता है। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब होता है किसी 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 बात को प्रूफ करने की जिम्मेदारी, किसी बात को प्रूफ करने की लायबिलिटी, ये बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। इसके हिंदी में अर्थ होता है सबूतों का भार। तो बर्डन ऑफ प्रूफ की डेफिनेशन सेक्शन 101 में दी गई है। इस सेक्शन के अनुसार जब किसी व्यक्ति को किसी फैक्ट को साबित करने के लिए बाउंड किया जाता है, तो यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर बर्डन ऑफ प्रूफ है। यानी जब भी हम न्यायालय में जाते हैं, तो न्यायालय में जाने के लिए हमारे पास मकसद होता है सिर्फ दो। या तो हमारे अधिकारों का हनन होता है, तब हम न्यायालय में जाते हैं, या हमारे ऊपर कोई अपराध हुआ होता है तो हम न्याय के लिए न्यायालय में जाते हैं। तो जब भी हम न्यायालय में जाते हैं तो अपनी शिकायत लेकर जाते हैं। तो जो भी हम एलिगेशन, जो आरोप लगाते हैं, तो वो आरोप को प्रूफ करने की जो जिम्मेदारी होती है, वो बर्डन ऑफ प्रूफ कहलाती है। और वही बर्डन ऑफ प्रूफ जो व्यक्ति न्यायालय में गया है उसके ऊपर आएगा। यही बात बर्डन ऑफ प्रूफ को सेक्शन 101 में दिया गया है। तो आइए समझते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 101 में किस पर आएगा। अभी तक तो जाना कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है। अब हम समझेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, वो जो भार है, जिम्मेदारी है, वो किस व्यक्ति पर पड़ेगा। क्योंकि जब भी हम न्यायालय में जाते हैं तो दो पक्ष होता है। एक पक्ष होता है प्रोसिक्यूशन और दूसरा पक्ष होता है डिफेंस। ये क्रिमिनल मैटर में। सिविल मैटर्स में एक होते हैं रेस्पोंडेंट और दूसरा होता है पिटिशनर। तो ये दो पक्ष होते हैं सिविल और क्रिमिनल में अलग अलग। तो इन दोनों व्यक्तियों में किस पर वो भार आएगा, इसके बारे में हम 101 में पढ़ेंगे। तो एज पर द सेक्शन 101, जो सेक्शन 101 में जो डेफिनेशन दी गई है, वो बेयर एक्ट में वो ये कहता है कि जो भी व्यक्ति न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट पर निर्भर करके किसी लीगल राइट या किसी लीगल लायबिलिटी के रूप में निर्णय दे, जैसा कि वह व्यक्ति क्लेम करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो न्यायालय से ये कहता है कि हमारे पास ये फैक्ट है, और इस फैक्ट पे निर्भर करके जो भी लीगल राइट या जो भी लीगल लायबिलिटी बनती है, उस पे आप निर्णय दें। तो जो भी ये व्यक्ति चाहता है, उस व्यक्ति पे वो भार आएगा, यानी उसी व्यक्ति पर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा। देखिए, बहुत सारे बुक्स को मैंने रेफ़र किया, बहुत सारे मैंने यूट्यूब चैनल पे भी देखा कि बहुतों लोगों ने कहा कि जो व्यक्ति न्यायालय से फेवर मांगता है, अपनी जजमेंट अपनी फेवर में करवाना चाहता है, तो मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, बेयर एक्ट में ऐसा नहीं लिखा है। न्यायालय कभी भी किसी को फेवर नहीं करती। न्यायालय के पास जो सबूत आएगा, जो भी लीगल राइट्स होगी उसकी, जो भी उसकी लीगल लायबिलिटी होगी, उसके आधार पर न्यायालय अपना जजमेंट करता है। तो मैं आपसे ये ज़रूर बोलूँगा कि आप बुक को रेफ़र ज़रूर करें।
लेकिन साथ में बेयर एक्ट को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बेयर एक्ट ही न्यायालय में रेफ़र किया गया। जब भी आप अपनी प्रैक्टिस न्यायालय में शुरू करेंगे तो उस समय आप ये ज़्यूम नहीं करेंगे कि हमने ये आप रेफ़र नहीं कर सकते न्यायालय में कि हमने इस बुक में पढ़ा था कि ऐसा लिखा हुआ है। नहीं, आपको रेफ़र सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट से ही किया जाएगा। तो आगे चलते हैं। अब तक हमने जाना कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस व्यक्ति पे पड़ा। तो जो भी न्यायालय से ये चाहता है कि न्यायालय जो भी एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट है, यानी जो भी फैक्ट वो लाया है उस पर निर्भर करके उसकी जो भी लीगल राइट्स या जो भी लीगल लायबिलिटी बनती है उसके आधार पर न्यायालय उसे निर्णय दे। तो ये जो व्यक्ति चाहता है उस व्यक्ति पर ये बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा। तो जनरली जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो प्रोसिक्यूशन पे होता है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन ही वह व्यक्ति है जो न्यायालय पहुंचा और न्यायालय से कहता है कि माननीय न्यायालय, ये हमारी फैक्ट है, ये हमारी फैक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट है, इस पे आप निर्भर करके जो भी लीगल राइट हो या जो भी लायबिलिटी बनती है उस पर निर्णय दे दे। ये व्यक्ति चाहता है न्यायालय से, उस पर ही बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। अभी मैंने बोला कि जनरली बर्डन ऑफ प्रूफ जो प्रोसिक्यूशन पे होता है, तो प्रोसिक्यूशन ही वो व्यक्ति होता है जो ऐसा चाहता है। अब क्वेश्चन ये है कि प्रोसिक्यूशन पे ही क्यों ये भार आता है, एक्यूज पे क्यों नहीं जाता है। तो न्यायालय ये प्रिज्यूम करती है कि एक्यूज तब तक एक्यूज रहता है जब तक उसकी गिल्ट साबित ना हो जाए। यानी जो एक एक्यूज होता है उसकी जब तक गिल्ट साबित ना हो जाती है तब तक वो निर्दोष रहता है, ऐसा प्रिज्यूम करता है न्यायालय। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, जैसे आप 498A का केस ले लीजिए, 376A का केस ले लीजिए, 304B का केस ले लीजिए। इन तीनों केसेस पे ये न्यायालय प्रिज्यूम करता है कि जो भी प्रोसिक्यूशन ने आरोप लगाया है वो सही है। यानी जो व्यक्ति 498 जो दहेज के लिए प्रताड़ित करने की जो अपराधी है, या 376 जो सेक्सुअल असॉल्ट का केस है, या 304B दहेज को प्रताड़ित करते हुए पत्नी की हत्या करना, तो ऐसे आरोप को न्यायालय ये मान लेगा कि इसने ऐसा किया हुआ। अब जो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है डिफेंस पे। तो ये 3 केसेस है जिसमें डायरेक्ट डिफेंस को प्रूफ करना होता है कि उसने ऐसा नहीं किया। बाकी सारे मामलों में ये प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करना होता है कि जो भी उसने आरोप लगाया है। ऐसा देखा गया है न्यायालय में, जब भी जैसे मामला 304B का होता है, जैसे जो भी 304B में जहाँ पे भी बर्डन ऑफ प्रूफ डायरेक्ट डिफेंस पे होता है वहाँ एक्विजिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे कन्विक्शन चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जिस केस पे बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे होता है तो उस पे थोड़ी सी मुश्किल होती है उसको आरोप को साबित करना। तो अभी तक हमने पढ़ा बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ को आइए हम बेयर एक्ट में क्या कहता है उसके बारे में जानते हैं। जो बेयर एक्ट की लैंग्वेज है वो क्या कहती है। तो जब भी आप देखते हैं कि बेयर एक्ट की जो लैंग्वेज होती है बड़ा ही कठिन होता है, वो आसानी से समझ में नहीं आती है। ना उसकी हिंदी आसानी से समझ में आएगी आपको, ना उसकी इंग्लिश आपको आसानी से समझ में आएगी। इसके लिए आपको प्रैक्टिस और एक टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है। टेक्निक्स ये है कि सबसे पहले जब भी बेयर एक्ट की जो सेक्शंस है उसकी पर्पस को समझें। पर्पस को समझ में आ गए तो आप उसको सेंटेंस को ब्रेक कर दें। ब्रेक करने के बाद आपको धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। आपको एक बार पढ़ने पे समझ में, जैसे हम किसी नॉवेल्स को पढ़ते हैं तो एक बार में समझ में आ जाती है, किसी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो समझ में आ जाती है। लेकिन बेयर एक्ट जो लैंग्वेज है वो आसानी से समझ में नहीं आती है। तो उसको आसानी से समझने के लिए एक ही टेक्निक है, सबसे पहले उसके पर्पस को समझें। पर्पस को समझ आने के बाद कुछ लीगल वर्ड होते हैं उसको आपको डिक्शनरी में समझने की, डिक्शनरी से देख कर आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दिया
इसमें सेक्शन 101 में कहता है कि हूएवर डिजायर्स, ये एक पहला है, इस समझ जाए जो व्यक्ति चाहता है, इसका हिंदी ये हुआ। दूसरा मैंने लिया वर्ड इसका एनी कोर्ट, कोई भी न्यायालय। तीसरा वर्ड देखिए इसमें है डिपेंडेंट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट, यानी तीसरा जो सेंटेंस ब्रेक किया मैंने ये है एक डिपेंडेंट ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट क्या है। एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट मतलब जो भी वो फैक्ट लेकर आया है, जो भी अपनी बात लेके आया है, जो भी उसने एविडेंस लेके आया है, एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट वो होता है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट पर निर्भर करके चौथी इसकी वर्ड है एज टू एनी लीगल राइट और लाइबिलिटी, मतलब जो भी लीगल राइट या लाइबिलिटी के रूप में, इसका हिंदी हुआ लीगल राइट या लीगल लाइबिलिटी के रूप में। पांचवा इसका सेंटेंस है टू गिव जजमेंट, न्याय दे। तो पूरा अगर इसके सेंटेंस को मिला दे तो वो बनता है जो कोई भी न्यायालय से चाहता है कि कोई भी न्यायालय तथ्यों के अस्तित्व, यानी जो एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट, जो भी फैक्ट लाया है उस पर निर्भर करके किसी लीगल राइट या किसी लीगल लायबिलिटी के रूप में न्यायालय निर्णय दे। तो जो व्यक्ति भी ऐसा चाहता है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर आएगा। तो ये जो सेक्शन बेयर एक्ट की जो सेक्शन है आपको बड़ी सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, आपको यही बेयर एक्ट आपको रेफ़र करना सभी जगह पर। न्यायालय में किसी बुक का सपोर्ट नहीं चलता है, आप जब भी रेफ़र करेंगे तो बेयर एक्ट रेफ़र करेंगे। अब आइए समझते हैं इसे एग्जाम्पल के तौर पे कि एग्जाम्पल कैसे इसकी बर्डन ऑफ प्रूफ पड़ती है। मान लीजिए कि ये एक मकान है, ये मकान जो हस्बैंड ने अपने पैसे से ख़रीदा हुआ है और इनकी पत्नी के साथ कुछ डिस्प्यूट चल रहे थे, उन्होंने तलाक दे दिया। अब जो हस्बैंड ने जो अपनी प्रॉपर्टी जो मकान ली थी वो अपनी वाइफ के नाम पे ली थी। जब ये तलाक इन दोनों के बीच हो गया, चूँकि ये मकान पत्नी के नाम पे थी, लेकिन अब पति ये दावा करते हैं न्यायालय से कि ये हमने परचेज किया हुआ है, तो न्यायालय को सबसे पहले विश्वास दिलाना पड़ेगा, न्यायालय को ये बताना पड़ेगा प्रीलिमिनरी उनको ये फैक्ट, तो जो एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट है ये वो है कि न्यायालय को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि ये जो मकान खरीदा है जो मेरे अपने पैसे से खरीदा है, इसमें पत्नी का कोई राइट नहीं है। तो ये जो विश्वास दिलाने के जो प्रीलिमिनरी जो पहला है, जो प्राइमा फसाई है, वो जो फैक्ट लेके आएगा, जैसे कि उन्होंने अगर होम लोन लिया हुआ तो होम लोन अपने ऊपर लिया हुआ लेकिन रजिस्ट्री बीवी के नाम पे किया होगा, या डायरेक्ट पेमेंट किया होगा तो इनके अकाउंट से आया होगा पेमेंट। तो ये सारे एविडेंस उनको लेके न्यायालय को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि ये मैंने खरीदी हुई है। जब ये न्यायालय को विश्वास हो जाएगा, जो न्यायालय प्राइमरी सेटिस्फाइड हो जाएगा इनकी बातों से, तो वो एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट एक्सेप्ट हो जाएगी। अब एक्सेप्ट हो जाने के बाद अब जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ये शिफ्ट हो जाएगा उनकी वाइफ पे। अब उनसे पूछेगा न्यायालय कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने ये प्रॉपर्टी कहाँ से खरीदी है। अब ये न्यायालय शिफ्ट कर देगा उनके ऊपर, बर्डन अब उनके ऊपर आ जाएगा कि अब उनको बताना है कि ये मैंने कहाँ से ये प्रॉपर्टी खरीदी है। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है वो उसको ओनस कहते हैं। जो ये जब पति ने अपनी जो भी प्रॉपर्टी खरीदी थी उसकी एविडेंस, उसको फैक्ट उस न्यायालय को दे दिया, न्यायालय उससे सेटिस्फाइड हो गए, और न्यायालय अब जो सेटिस्फाइड होने के बाद न्यायालय अब जो बर्डन ऑफ प्रूफ जो हो गया उसकी पत्नी पर चला गया। तो ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट होने को ओनस कहते हैं। ये सेक्शन 102 में अगला सेक्शन है, उसमें पढ़ेंगे हम। तो अभी तक देखा आपने कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है। एक केस लॉ के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बर्डन ऑफ प्रूफ और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कैसे करें हम। तो एक केस है जर्नल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 75, 1996 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा
प्रोसिक्यूशन पे होता है, और प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना होता है, जो भी उसने आरोप लगाया है, जो भी उसने एलिगेशन लगाया है, उसको यह साबित करना होता है बिना किसी रीजनेबल डाउट के, यानी उसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा, तो उसे बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन पे आएगा। आपको उसको साबित करना बिना किसी रीजनेबल डाउट के। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप फेल हो जाते हैं, उसे प्रोसिक्यूशन अपनी जो भी आरोप लगाया प्रोसिक्यूशन अगर फेल हो जाता है, तो मामला वहीं डिसमिस हो जाएगी, वहीं डिस्चार्ज हो जाएगी। डिस्चार्ज हो जाने के बाद ऐसा नहीं है कि अब वो शिफ्ट हो जाएगी डिफेंस के पास। बर्डन ऑफ प्रूफ कभी शिफ्ट नहीं होता। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट नहीं होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ अगर आपने प्रूफ नहीं कर पाए तो मामला डिसमिस हो जाएगा, वहीं की वहीं मामला ख़त्म हो जाएगी, उसके ऊपर शिफ्ट नहीं होगी, क्योंकि आपने प्रीलिमिनरी न्यायालय को सेटिस्फाइड नहीं कर पाए। न्यायालय आपकी बातों से, प्रोसिक्यूशन की बातों से सहमत नहीं होगा, तो वहीं पे वहीं डिसमिस कर देगा, आगे नहीं बढ़ेगा मामला। तो बर्डन ऑफ प्रूफ एक बात समझ लीजिए, बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट नहीं होता है, ओनर शिफ्ट होता है। एक बार न्यायालय सेटिस्फाइड हो गया तो दूसरे व्यक्ति से पहुँचेगा, बट पहला ही जब न्यायालय ने उसे संतुष्ट नहीं हुआ तो मामला वहीं डिसमिस कर देगा। तो जो पहला है वो बर्डन ऑफ प्रूफ है, और बर्डन ऑफ प्रूफ एक बार साबित हो जाती है तो दूसरे पर उस पर रिफ्यूट करने का मौका मिलता है, यानी वो शिफ्ट हो जाएगी उसके दूसरे के ऊपर। लेकिन अगर पहला जो है, अगर वो प्रीलिमिनरी बर्डन ऑफ प्रूफ अगर साबित नहीं हुआ तो मामला वहीं डिसमिस हो जाएगी। तो ये रहा अब तक कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है। इसके बाद हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे ओनस के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा ये चैनल किसी कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं है। आप इसे अपने दोस्तों को, आपको लगता है तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।